हर घर सास एक जैसी नहीं होती। सर्दियों की ठंडी दोपहर होती है। गौरी कॉलेज से थकी हुई आती है। किताबों का बैग कंधे पर लटकाए घर के आंगन में आती है। अरे कहाँ रह गई थी तू गौरी? कॉलेज के नाम पर रोज रोज घूमने चली जाती है। तेरे जैसी लड़कियां अब पढ़ने नहीं बहाने बनाने जाती हैं। दादी मैं घूमने नहीं गई थी, आज मेरा एग्जाम था, 3 घंटे का पेपर था इसीलिए देर हो गई। हाँ हाँ सब पता है हमें। कॉलेज की लड़कियां सब यही बोलती हैं पेपर था, क्लास थी। वैसे भी तेरे सर पर माँ बाप का साया नहीं है तो कौन देखने वाला है? तू कहाँ जाती है, क्या करती है? गौरी चुप होकर सिर झुका लेती है। तभी सौतेली माँ पीछे से गुस्से में आती है, हाथ में बेलन लिए खड़ी होती है। आ गई कॉलेज से, चल अब फटाफट सारा घर साफ कर, झाड़ू पोंछा बर्तन सब, और रसोई में जाकर खाना भी बना। सुबह से तेरे चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ है इस घर में। मम्मी 3 घंटे का पेपर था, मैं बस पेपर देकर आई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ क्या? चुप, ज्यादा बातें मत बना, काम कर वरना खाना भी नहीं मिलेगा आज। गौरी बिना जवाब दिए चुपचाप झाड़ू उठाती है। ठंडी फर्श पर उसके नंगे पैर कांप रहे होते हैं, मगर वो लगातार काम करती रहती है। गौरी ने पूरा घर झाड़ पोंछ करके साफ कर दिया था और फिर वो चूल्हे के पास बैठी होती है, रोटी बेल रही होती है। आज की लड़कियां ना हाथों में क्रीम लगाए घूमती हैं, लेकिन काम करवा लो तो जैसे बाहर टूट पड़े हैं। गौरी सुनती है मगर कुछ नहीं कहती, चुपचाप सबके लिए खाना परोस देती है। थोड़ी देर बाद सौतेली माँ के बच्चे स्कूल से लौटते हैं। आ गए मेरे बच्चे, चलो चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम खाना लाती हूँ। वो जल्दी से दोनों बच्चों को कुर्सी पर बिठाती है, उनके सामने रोटी दाल सब्जी परोसती है। लो बेटा गर्मा गर्म खाना खा लो, देखो ठंड कितनी बढ़ गई है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी ना। गौरी पास ही खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की थकान और दर्द दोनों होता है। इतनी ठंड में मैंने सारा घर साफ किया, खाना बनाया, फिर भी सबसे बाद में मुझे ही खाना मिलेगा, और ये दोनों देखो बस आते ही मम्मी के हाथ का खाना। वो धीरे से आंगन की तरफ चली जाती है और ठंडी रोटी का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। उसके गले से निवाला मुश्किल से उतरता है। जब माँ बाप नहीं होते ना साथ तो ऐसे ही होता है, और नहीं पूछता कोई कि दिन कैसा था, पेपर कैसा गया, या बस ठंड लग रही है या नहीं। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहते हैं। वो उन्हें पोंछकर फिर से बर्तन धोने लगती है। पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज आती है। अगले दिन सुमन और गौरी एक साथ बैठे होते हैं। गौरी सुन, याद है तेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी ना उस गांव वाले लड़के से? जी मम्मी, सुना तो था दादी से, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ उनसे। अरे मिलने की जरूरत क्या है, तेरी सास बहुत ही सख्त और जालिम औरत है, पूरे गांव में उसका नाम डर से लिया जाता है। सुना है अपनी बहुओं को 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती, दिन भर काम करवाती है, और अगर जरा भी गलती हो जाए तो झाड़ू या बेलन से मारती है। सच मम्मी, इतनी बुरी है क्या वो? हाँ बेटा, तेरी तो किस्मत ही खराब है। देख लेना, जैसे ही तेरी उम्र 24-25 की होगी तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आ जाएंगे, फिर वहाँ तू बस रोएगी, हमारा भी पीछा छूटेगा और तू भी अपनी किस्मत भुगतेगी। गौरी सिर झुका लेती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। मायके में तो पहले ही इतना बुरा हाल है, अगर ससुराल में भी सास ने ऐसा ही व्यवहार किया तो क्या होगा मेरा? क्या हर सास ऐसी ही होती है? शाम का समय होता है। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी पड़ोस की भाभी सीमा सिर पर दुपट्टा बांधे हाथ में स्टील का कटोरा लिए आती है। उनके सिर पर पट्टी बंधी होती है। अरे भाभी, आपके सर पर ये क्या हो गया, इतना बड़ा जख्म? अरे कुछ नहीं गौरी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, बस हल्की सी चोट लग गई। नहीं भाभी, मुझे सच बताइए, ये चोट गिरने से नहीं लगती है, ये तो जैसे किसी ने मारा हो। क्या आपकी सास ने कुछ कहा? भाभी चुप हो जाती हैं, आंखें झुका लेती हैं। भाभी आप रोज उदास क्यों दिखती हैं? कल भी आपकी आंखें लाल थी। क्या बताऊं गौरी, बस सास का गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, जरा सी बात पर बेलन उठा देती है। कहते हैं जब तक बहू का पसीना न निकले तब तक खाना खाने का हक नहीं। सुबह से शाम तक काम करवाती है, अगर देर हो जाए तो। वो रुक जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मम्मी सही कह रही थी, सब सासें ऐसी ही होती हैं शायद। सीमा भाभी चुपचाप कटोरा रखकर चली जाती हैं। गौरी देर तक उनकी तरफ देखती रह जाती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। घर में बुआ जी आई होती हैं, साथ में उनकी बहू रीना भी होती है। दादी, सौतेली माँ और गौरी सब वहीं होते हैं। अरे बहू इधर आ,
मेरे पैर दबाओ और जरा पानी लाओ। रीना थकान से उठकर पानी लाती है। क्या मुंह बना रखा है ये ससुराल है मायका नहीं। हमारे घर की बहुएं सिर झुकाकर रहती हैं, आंखें उठाकर नहीं। रीना चुपचाप सिर झुका लेती है, हाथ कांप रहे होते हैं। वाह जी बुआ, आपने तो कमाल कर दिया। बहू को लाइन पर रखने का यही तरीका है। आजकल की बहुएं ज्यादा बोलने लगती हैं, थोड़ा सख्त रहो तो अपने आप सीधी हो जाती हैं। बुआ और सौतेली माँ हंसती हैं। गौरी चुपचाप ये सब देख रही होती है। क्या सच में सास बनने का मतलब यही होता है? डांटना, मारना, डराना? क्या किसी सास में जरा सी भी ममता नहीं होती? अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मेरी जिंदगी भी तो ऐसी ही बन जाएगी। उसकी आंखों में डर और निराशा दोनों होते हैं। वो धीरे से कोने में जाकर बैठ जाती है और बर्तन धोने लगती है। अगले दिन गौरी अपनी दोस्त के घर जाती है। गौरी दरवाजे पर खड़ी होती है, हाथ में मिठाई का छोटा डिब्बा होता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी होती है। रुचि, और रुचि घर पर है क्या? अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो धीरे धीरे आंगन में जाती है, तभी कमरे में तेज आवाजें सुनाई देती हैं। बहू, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए चाय में शक्कर 2 चम्मच डालना, 3 क्यों डाली? अब ये मीठी चाय कौन पिएगा? माँ जी, गलती से ज्यादा हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार यही बोलती है गलती से। अब तेरे हाथों में गलती ही बस गई है क्या? तू काम करने नहीं गलती करने आई है इस घर में। सास झटके से कप गिरा देती है, कप टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। माँ जी माफ कर दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। साफ कर और आगे से पहले अपने दिमाग की धूल भी झाड़ लेना। गौरी दरवाजे के पास अब देख रही होती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है। उसी वक्त उसकी दोस्त रुचि अंदर से आती है। गौरी को देखकर वो चौंक जाती है। अरे गौरी तो कब आई? अंदर क्यों नहीं आई? वो मैं आई थी तुझसे नोट्स लेने, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तेरी भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं गौरी, बस मम्मी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। अंदर भाभी धीरे से टूटे कप के टुकड़े समेट रही होती है। हाथ कट जाता है, खून की बूंद गिरती है। सास फिर डांटती है। अब खुद को भी घायल कर ले, बस नाटक बाकी रह गया है। गौरी के गले से आवाज नहीं निकलती। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो पीछे हटती है। हे भगवान, यहाँ भी वही हाल है। हर घर में बहू रोती है, सास चिल्लाती है। क्या सच में कोई सास अच्छी भी होती है? अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मैं शायद कभी मुस्कुरा ही नहीं पाऊंगी। गौरी का चेहरा डर और उदासी से भर जाता है। वो धीरे धीरे हटकर घर से निकल जाती है। पीछे से भाभी की सिसकियों की आवाज आती है और दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। अगले दिन कॉलेज के पीछे छोटा सा पार्क होता है। पतझड़ से बची थोड़ी सी सूखी घास पर लोग धूप सेंक रहे होते हैं। गौरी और उसकी 2 दोस्त सीमा और अनुपमा एक बेंच पर बैठी होती हैं। यार मेरा ससुराल तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। पढ़ाई के साथ पूरा घर संभालना पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चों की पढ़ाई, सब अब तो मैं तंग ही आ गई हूँ। कल सुबह मैंने 20 लोगों के लिए खाना बनाया था। हाँ सच में 20 लोग। कॉलेज जाकर क्लास लौटकर फिर घर में वही 5-6 घंटे रसोई का सर्कस और पढ़ाई, उसे भी मैनेज करना पड़ता है। अरे यार, कम से कम तुम लोग तो मेरी चिंता मत बढ़ाओ। मैं तो वैसे ही डर के मारे परेशान रहती हूँ। शादी बचपन में ही तय हो चुकी है मेरी। मैंने अपने होने वाले ससुराल वालों को कभी देखा भी नहीं। पता नहीं कैसे होंगे वो। सच कहूँ तो गौरी, तेरी सौतेली माँ जो है ना, वो कुछ कम नहीं बोलती। मुझे तो लगता है कि बहुत सी सासें एक जैसी होती हैं। कम बोलो, खूब काम करो, मुस्कुराना भूल जाओ। शादी का मतलब है लड्डू। खाओ तो पछताओगी, नहीं खाओ तो पछताओ। हाँ सच है, कभी कभी लगता है जैसे असली जिंदगी की किताब यही है। पर मेरी तो माँ ने ही सब कुछ कह दिया है। दादी भी कुछ ऐसे ही बताती रहती है। दिल करता है पूछूं, क्या मेरी जिंदगी में सच यही होगी? क्या मेरी जिंदगी में सच में यही हो? पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, घर संभालते निभाते खुद खो जाऊंगी। देखो गौरी, हम सबकी तकलीफें हैं, पर कभी कभी किस्मत कुछ अलग भी देती है। कोई सास मिल जाती है जो माँ बन जाती है, और कोई घर मिलता है जो साथ देता है। बस उम्मीद रखो। हाँ, और पढ़ाई छोड़ना मत। तुम अगर पढ़ाई बनाए रखोगी तो तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार रहेगा, कैसे जीना है, कहाँ जाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर डर तो है ना, और ये डर मिटेगा कैसे? तीनों खामोश हो जाती हैं। अगले दिन गौरी रसोई में बर्तन धो रही होती है। हाथ ठंडे पानी से लाल पड़ जाते हैं। दादी अंगीठी के पास बैठी ऊंची आवाज में बात कर रही होती है। फोन की घंटी बजती है। अरे कोई फोन उठाओ जरा। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ वसुधा देवी। गौरी की शादी बचपन में ही आपने हमारे बेटे राघव से तय की थी। अब लड़के की उम्र हो गई है, हमें अपनी बहू घर लानी है। अगला महीना शुभ है। जी, मैं मम्मी को देती हूँ।
वो फोन सौतेली माँ को देती है। हाँ नमस्ते जी। ओह अब शादी करनी है? अच्छा हाँ, लड़की तो बड़ी हो गई है, सब आपकी मर्जी से। अरे अब तो घर से काम वाली कम हो जाएगी, सारा झाड़ू बर्तन पोंछा सब यही करती थी, अब मैं क्या करूँगी? जिस दिन से आई है काम के सिवा कुछ सीखा नहीं, अब ससुराल में जाकर भी यही करेगी। चलो हाँ, अब जैसी किस्मत वैसा घर। गौरी चुपचाप रसोई में चली जाती है, मगर उसकी आंखें भीग जाती हैं। कुछ दिनों बाद गौरी की शादी हो जाती है। सर्दियों की रात, चारों तरफ रोशनी, ढोलक और शहनाई की आवाज गूंज रही होती है। गौरी लाल जोड़े में खड़ी होती है और चेहरे पर घबराहट और मासूमियत दोनों दिखती है। फेरे पूरे होते हैं। अब से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए। गौरी की आंखों में आंसू होते हैं। सौतेली माँ सुमन दूर से देखकर मन में सोचती है, अब तो मेरा बोझ हल्के की जगह भारी हो गया। जो दिन भर काम करती थी वो अब किसी और की हो गई। गौरी की विदाई होती है। वो गाड़ी में बैठ जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके आंसू कोई नहीं पोंछता, कोई उसे गले तक नहीं लगाता। केवल दादी खामोशी से खड़ी होती हैं। गौरी की आंखों में डर होता है। मैं जिस घर से जा रही हूँ वहाँ कभी प्यार नहीं मिला, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ। क्या वहाँ भी तो वही हाल होगा? ससुराल में गृह प्रवेश होता है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, दीवारों पर फूलों की सजावट होती है। एक बहुत बड़ा घर होता है। सामने सास वसुधा देवी, ससुर, नंद और छोटा देवर खड़े होते हैं। वसुधा देवी मुस्कुराती है, आरती की थाली लेकर आती है। आओ बेटा, घर में कदम रखो, आज से यही तुम्हारा घर है। मायके में कोई अच्छा नहीं था, अब ससुराल में भी वही कहानी होगी। शायद ना, मैंने इन सब की शक्लें पहले देखी हैं, ना इनके स्वभाव को जानती हूँ। क्या सच में हर घर में सास वैसी ही होती है जैसी सब कहते हैं? वो सिर झुकाकर चुपचाप उसके पांव छूती है। सास प्यार से उसका सिर सहलाती है, लेकिन गौरी डर के कारण नजर नहीं उठी। गौरी पल भर को ऊपर देखती है। सास की आंखों में सच्ची ममता दिखाई देती है, पर उसे वो भी गलत लगती है। आओ बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की दहलीज पर कदम रखो। ये कलश पैर से गिराओ और अंदर आओ। तुम्हारे कदमों से घर में शुभता आएगी। गौरी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती है। उसके अंदर सास की कही हर बात पर एक ठंडी सी झिझक दे रही होती है। उसे सौतेली माँ की बातें याद आती हैं। तेरी सास बहुत बुरी निकलेगी, तुझे रुलाएगी। लक्ष्मी, 6 महीने की लक्ष्मी, फिर सब अपनी रंग दिखाने लगेंगे। हर घर की सास वही तो होती है, बाहर से प्यारी, अंदर से छोटी। गौरी धीरे धीरे कलश को पैर से ठोकर मारती है, लेकिन जिस तरह से वो मारती है उसमें आदर कम और गुस्सा ज्यादा होता है। कलश दूर तक लुढ़क जाता है और पास रखे चावल भी फैल जाते हैं। सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, पहली बार है ना, थोड़ा नर्वस होगी, अब अंदर आओ। गौरी मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है और सास उसकी आरती करती है, पर गौरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। राघव और गौरी अपने गहने और कपड़े उतार रहे होते हैं। क्या हुआ गौरी, तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है? घर पर सबने इतना सुंदर स्वागत किया और तुमने एक बार भी मुस्कुराया नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे? मेरे परिवार ने तुम्हारा इतने प्यार से स्वागत किया, माँ ने खुद कलश रखा और तुमने ऐसे पैर से मारा जैसे कोई चीज हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस पैर लग गया होगा। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है अभी। शादी का पहला दिन है और तुम ऐसे गुस्से में रहोगी तो सब गलत समझेंगे। इस बात पर हम बाद में बात करेंगे, तुम अभी आराम कर लो। हाँ ठीक है, मुझे नींद आ रही है। राघव कमरे से निकल जाता है। गौरी अकेली बैठी होती है। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वो अपने माथे पर हाथ रखती है और सोच में डूब जाती है। कितना अजीब है, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे हर मुस्कान के पीछे छल नजर आया। कहीं मेरी सौतेली माँ सही तो नहीं थी? मेरी तो समझ के बाहर है सब। उसकी आंखों में हल्की नमी और डर दिखता है। अगले दिन सुबह का ठंडा मौसम होता है। घर के आंगन में हल्की धूप होती है। अब सभी सो रहे होते हैं। सिर्फ रसोई में बर्तनों की हल्की खनक की आवाज आ रही होती है। गौरी खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। ससुराल में ज्यादातर लड़ाई तो काम के नाम पर ही होती है, इसलिए मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी। जल्दी उठो, अपना काम खुद करो, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, बस अपना फर्ज निभाना है। वो आलू की सब्जी में तड़का लगाती है, फिर पराठे बेलने लगती है। थोड़ी देर बाद सास अंदर आती है। हल्की मुस्कान और आंखों में प्यार दिखता है। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो सूरज भी ठीक से निकला नहीं और तूने तो रसोई का सारा काम शुरू कर दिया। मम्मी जी, बहू का काम यही तो होता है, ससुराल में खाना बनाना, घर संभालना। बाद में भी मुझे यही करना था तो सोचा अभी कर लूं। अरे नहीं बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तेरी पहली रसोई पर 1.5 महीने बाद करवाऊंगी। अभी तो तू घर को जान, सबके साथ घुल मिल, घर की आदत डाल पहले। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप कह रही हैं तो भी ठीक,
लेकिन मेरे लिए सब एक ही बात है, अभी कर लूं या बाद में। चल बेटा, अब तूने शुरू कर ही दिया है तो मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तू सब्जी संभाल, मैं आटा गूंद लेती हूँ। गौरी चौंक कर सास की ओर देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। सास सच में बैठकर आटा गूंथने लगती है। गौरी धीरे से देखती रहती है। ये सब शुरुआत में ही इतना अच्छा क्यों बनते हैं? हर कोई मीठा बोलता है, मुस्कुराता है, पर असली रंग तो कुछ दिनों बाद ही दिखता है। शायद मम्मी ठीक कहती थी, हर सास एक जैसी होती है। देख बेटा, आटा थोड़ा मुलायम रखो, रोटियां नरम बनेंगी। तू सब्जी में थोड़ा हरा धनिया डाल दे, खुशबू और बढ़ जाएगी। गौरी सिर हिलाती है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचती रहती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। गौरी सिंक के पास खड़ी बर्तन धो रही थी और पास में प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। तभी दरवाजे से तेज आवाज आती है। मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है, कॉलेज से सीधा आई हूँ। सास हंसते हुए थाली सजाती है, रोटी सब्जी डालती है और मेज पर रख देती है। आ गई मेरी बेटी, आजा, गरम गरम रोटियां खा ले। गौरी बेटा, जरा दही भी निकाल ला। गौरी सिर झुकाकर फ्रिज से दही निकाल कर लाती है और थाली में रख देती है। शिल्पा बड़ी चाव से खाने लगती है। सास उसकी ओर स्नेह से देख रही होती है। कुछ देर बाद सास गौरी की ओर देखती है। गौरी बेटा, तूने तो कॉलेज की ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी ना, अब आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? मैं सोच रही थी तू पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले। नहीं मम्मी जी, अब क्या जरूरत है, आप लोगों के पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं वैसे भी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, वही काफी है। अरे ये कैसी बात कर रही है बेटा, तू हमारी बहू ही नहीं बेटी भी है। आजकल जमाना बदल गया है। लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों के लिए। तू अपनी पढ़ाई जारी रख और चाहो तो आगे जाकर नौकरी भी कर लेना। हाँ भाभी, कॉलेज लाइफ तो सबसे अच्छा टाइम होता है। आप फिर से पढ़ाई शुरू करो, हम साथ जाएंगे। गौरी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिखता है और वो धीरे धीरे झाड़ू उठाकर कोने में सफाई करने लगती है। इतनी मीठी बातें, इतनी अच्छाई, ये सब बस शुरुआत का ढोंग है। अभी तो मुझे इस घर में आए 2 ही दिन हुए हैं। जब असली रंग दिखेगा ना, तब समझूंगी कि क्या वाकई में हर घर की सास अलग होती है या सब एक जैसी होती हैं। गौरी बेटा, ज्यादा काम मत कर, थोड़ा बैठ जा, मैं कर लूंगी बाकी। गौरी बिना जवाब दिए झाड़ू लगाती रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और उलझन का मिला जुला भाव दिखता है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। ठंड की धूप, सड़क किनारे पेड़ की छांव के नीचे 3 भाभी और गौरी भी खड़ी होती है। यार, मुझे तो शादी से पहले सबने कहा था पढ़ लेना, ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब कहते हैं अब आगे पढ़ाई नहीं हो सकती, अब घर संभालो। और जब मैं पूछती हूँ कि क्यों, तो बोलते हैं पढ़कर करेगी भी क्या, पति तो अच्छा कमा रहा है, जमीन जायदाद भी है, आराम से रहे। सच कह रही है तू, शादी से पहले तो कितने वादे करती थी, पर शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो जो सपने दिखाते हैं ना, वो बस दिखावे के होते हैं। अब तो बस खाना, सफाई और चुप रहना, यही काम रह गया है। अरे पर मेरी सास ने तो मेरा खुद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया है और मैं अगले हफ्ते से कॉलेज जाना शुरू करने वाली हूँ। दोनों लड़कियां एक साथ हैरान होकर बोल पड़ती हैं। क्या, सास ने खुद एडमिशन करवाया है? भाई यार, तू तो बहुत लकी है। आजकल के जमाने में ऐसी सास कहाँ मिलती है। हम तो सोचते हैं सास मतलब बस कंट्रोल करने वाली, और तेरी तो सुनकर लगता है जैसे माँ हो। मम्मी ने खुद कहा है कि लड़कियों को भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। दोनों पड़ोसी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं। आंखों में जलन और सच्ची हैरानी दोनों होती है। तेरे नसीब तो सच में खुल गए गौरी, ऐसी सास अब तो मिलती ही नहीं। हाँ यार, मेरे तो हालात ऐसे हैं कि अगर मैं कॉलेज का नाम भी लूँ तो सास बोलती है अब किताबें नहीं, चूल्हा संभाल। क्या वाकई में मेरी सास वैसी नहीं है जैसे सब कह रहे थे? शायद सच में वो मुझे अपना मानती हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर में रौनक होती है। नंद शिल्पा तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती है। सास वसुधा किचन से आवाज लगाती है। अरे बेटा शिल्पा, अपनी भाभी को भी साथ ले जाना, 3-4 दिन से बेचारी आई है, बस घर में ही पड़ी है, थोड़ा बाहर घुमाएगी। अरे मम्मी, भाभी मेरे साथ क्या करेंगी? मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, सब दोस्त होंगे वहाँ। आप कह दीजिए भाभी नेहा और काजल भाभी से पूछ लेंगी, अगर वो जाएंगी तो साथ चली जाएंगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देखती हूँ। गौरी पास में खड़ी होती है, थोड़ी उदासी भाव में होती है। गौरी बेटा जा, तू नेहा और काजल से पूछ ले, अगर वो जा रही हैं तो उनके साथ चली जा। घर के बाहर नेहा और काजल खड़ी होकर बातें कर रही होती है। गौरी झिझकते हुए पास जाती है। दीदी, आप दोनों मेरे साथ बाजार चलोगे? थोड़ा कुछ खा पी आएंगे, शाम तक लौट आएंगे आराम से। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो पूरे घर का काम है, रिश्तेदार आ रहे हैं, सब कुछ मुझे ही संभालना है। हाँ यार, मैं भी नहीं जा सकती, इतना काम पड़ा है और सासू माँ भी घर पर है। मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि आज घूमने चली जा और कुछ शॉपिंग भी कर लेना। अरे तेरे तो मजे है ना, तो खुद ही चली जा, तुझे कौन रोकता है? गौरी थोड़ा निराश होकर वापस घर आती है।
मम्मी जी वो दोनों तो मना कर रही हैं, वो नहीं जा रही। कोई बात नहीं बेटा, तो चल मैं और तू ही चलते हैं। सास और गौरी दोनों मॉल जाते हैं। सास और गौरी हंसते खेलते कपड़े देख रही होती है। वसुधा अलग अलग ड्रेसेस गौरी पर लगाकर देख रही होती है। अरे बेटा, ये वाला रंग तेरे ऊपर बहुत जचेगा, और ये शॉल भी ले ले, ठंड बढ़ गई है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, बहुत देर तक बातें करते हैं और शाम आराम से घर लौटते हैं। मम्मी जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिलाए। थैंक यू की क्या बात है बेटा, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। गौरी हल्का सा मुस्कुराती है और पहली बार सास को देखकर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। अगले दिन ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा होता है। गौरी जैकेट और लोअर पहने आराम से घर का काम कर रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे देखो तो कौन आया है। वसुधा दरवाजा खोलकर देखती है, सामने बुआ जी खड़ी होती हैं। अरे दीदी आप आओ आओ, अंदर आओ। बुआ जी अंदर बैठ जाती हैं। चाय पीते हुए नजरें गौरी पर जाती हैं, जो कैजुअल कपड़ों में चाय बना रही होती है। वसुधा, ये भी कोई ढंग हुआ? तेरी बहू मेहमानों के सामने लोअर टी शर्ट में घूम रही है। दीदी इसमें बुराई क्या है, उसने जैकेट और लोअर पहन रखा है, कुछ गलत तो है नहीं पहना। और मैं आगे की सोचने वाली औरत हूँ, जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो दूसरों को क्यों होना चाहिए। मैंने इसे बहू नहीं बेटी बनाकर लाया है। जैसे शिल्पा इस घर में रहती है वैसे ही ये भी रहेगी। जो इसके मन में आता है वो पहन सकती है। अच्छा, तभी तो तेरी बहू के तेवर इतने बढ़ रहे हैं। तेरी जुबान भी बहुत चलती है वसुधा। हमें तो ये व्यवहार पसंद नहीं आया। हम तो जा रहे हैं यहाँ से। कोई बात नहीं दीदी, जब आने का मन करे तब आना, और जब जाने का मन करे तब जाओ। बुआ जी मुंह बनाकर उठती हैं और चली जाती हैं। घर में हल्की खामोशी होती है। गौरी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में हैरानी और सास के लिए प्यार दिखता है। मम्मी जी आपने तो मेरा साथ दे दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई सास ऐसे बोल सकती है। बेटा, सास और माँ में फर्क से सोच का होता है। अगर बहू को बेटी समझ लो तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। गौरी की आंखें भर आती हैं। अब मुझे समझ आ गया, हर सास बुरी नहीं होती, कुछ सास माँ से भी बढ़कर होती हैं। अगले दिन ठंडी सी सुबह होती है। हल्की सी धूप निकल रही होती है। गौरी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। 4 औरतें मोहल्ले की घर के गेट के पास खड़ी गपशप कर रही होती हैं। वहीं वसुधा देवी भी उनके साथ खड़ी होती है। अरे बहन, मेरी बहू तो पूरे दिन बस फोन में लगी रहती है। घर का कोई काम करे तो करे, नहीं तो गंदगी ऐसे ही पड़ी रहे। सही कहा, आजकल की लड़कियां तो बस सच धज में रहने में लगी रहती हैं। शादी करती हैं, काम करने से तो जैसे डरती हैं। हमारे जमाने में तो सास के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी, और अब देखो बहुएं तो सास को सिखाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। गौरी सुन रही होती है, झाड़ू लगाते हुए धीमे से सिर झुकाती है। उसे उम्मीद होती है कि उसकी सास भी शायद कुछ ऐसी ही बातें कहेगी या उसकी बुराई करेगी। पर मेरी बहू तो बहुत अलग है। सुबह सुबह उठ जाती है, घर का सारा काम संभाल लेती है, फिर कॉलेज भी जाती है। मैं कहती हूँ बेटा मैं मदद कर दूं तो मना कर देती है। कहती है मम्मी जी आप आराम कीजिए। बाकी औरतें हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। और मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब वो गुस्से में भी होती है, तो भी दिल में मेरे लिए बहुत प्यार होता है। बस उसके चेहरे से समझ जाती हूँ कि उसे कुछ खल रहा है। मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है वो। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो झाड़ू नीचे रखती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि सब सास एक जैसी होती हैं, मगर मेरी सास सबसे अलग है। उन्होंने कभी मेरे सामने बुरा नहीं कहा, और अब पीछे भी वो मेरी तारीफ ही कर रही है। मैंने उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं। अगले दिन गौरी की शादी का 1-2 हफ्ता हो जाता है और उसके पग फेरे की रस्म होती है और वो अपने मायके जाती है। घर में रिश्तेदारों की भीड़ होती है, चारों तरफ हंसी मजाक, लेकिन गौरी थोड़ा झिझक रही होती है। उसकी सौतेली माँ सब औरतों के बीच बैठी होती है और उसको मौका मिलते ही बात छेड़ देती है। गौरी, तेरी सास तो बहुत अमीर निकली। सुना है बहुत जेवर और पैसे हैं उनके पास। जरा कह देना कि थोड़ा हमारे लिए भी भेज दे। वैसे जैसी औरत पैसे वाली होती है उतनी ही अकड़ भी रखती है ना? तुझे तो दिन भर डांटती होगी, काम करवा करवा कर थका देती होगी। हाँ बहन, सही कह रही हो। गौरी तो वैसे भी आज तक डरती आई है। आसपास की औरतें हंस पड़ती हैं। गौरी शांत होकर उनकी ओर देखती है और फिर धीरे से लेकिन सख्त आवाज में बोलती है, नहीं मम्मी, आप गलत सोचती रही हैं। हर सास वैसी नहीं होती जैसी आप बताती आई हैं। जिस प्यार की मुझे हमेशा कमी रही वही प्यार उन्होंने दिया है मुझे। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, बल्कि हर पल मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे बेटी कहा है, बहू नहीं, इसलिए उनके बारे में कुछ मत कहिए। पूरा माहौल शांत हो जाता है। औरतें एक दूसरे को देखने लगती हैं। सौतेली माँ का चेहरा उतर जाता है। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मम्मी, मैं अब समझ गई हूँ कि हर घर की सास एक जैसी नहीं होती। फिर गौरी वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है।
अगले दिन धूप थोड़ी तेज होती है। घर के बाहर 4 औरतें खड़ी होती हैं। सब मोहल्ले की वही गपशप करने वाली औरतें होती हैं जो वसुधा से बहुत चिढ़ती हैं। गौरी बाल बांधकर हाथ में पानी की बोतल लिए बाहर आती है। तभी उनमें से एक औरत उसे आवाज देती है, अरे गौरी बेटा जरा इधर तो आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। गौरी बाल सही करके धीरे से उसके पास चली जाती है। अरे तुझे पता है तेरी सास तेरे बारे में बुराई करती है। कल ही कह रही थी कि बहू तो बस दिखाने की अच्छी है, घर में कुछ नहीं करती। क्या मम्मी जी ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, हम तो खुद सुनकर आ रही हैं और हमें तो लगता है कि वो तुझे बहुत कंट्रोल करती हैं। हम ही लोग ऐसे ही होते हैं, ऊपर से प्यार जताते और अंदर से काटते हैं। गौरी एक पल के लिए सबकी तरफ देखती है। उसकी आंखों से नकली आंसू आते हैं, लेकिन फिर वो शांत होकर मुस्कुराती है। नहीं, आप सब गलत हैं। आप जैसी औरतें खुद अपने घर में कड़वाहट फैलाती हैं, इसलिए आपको हर सास बुरी लगती है। लेकिन मेरी सास आप सबसे अलग हैं। उन्होंने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, न कभी मेरे पीछे बुरा बोला। अगर वो मुझसे कुछ कहती भी हैं तो माँ बनकर कहती हैं। औरतें एक दूसरे को देखती है, थोड़ा चिढ़ जाती हैं। और आइंदा अगर किसी ने मेरी सास के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे पता है वो कैसी है और कैसी नहीं। गौरी ये कहकर गुस्से में अंदर चली जाती है। चारों औरतों के चेहरे उतर जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाता। गौरी चुपचाप सास के पास जाती है, थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहती है, फिर अचानक बैठकर उन्हें गले से लगा लेती है। अरे बेटा क्या हुआ? अचानक तो रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आज मेरे दिल की कड़वाहट खुद ही पिघल गई। मैं हमेशा सोचती थी कि सब सास एक जैसी होती हैं, बुरी, सख्त, ताने देने वाली, और मेरी सौतेली माँ ने भी मेरे मन में यही जहर भरा था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप अलग हैं। आपने मुझे कभी बहू समझा ही नहीं, हमेशा बेटी बना कर रखा। वसुधा देवी की आंखों में भर आती हैं। वो गौरी के बालों पर हाथ फेरती है। अरे बेटा, सबके साथ ऐसा ही होता है। रिश्ते वक्त लेते हैं, समझने में और बनने में भी। और सुन, तेरे अंदर जो भी गुस्सा था वो भी मेरा ही हिस्सा है। तेरा प्यार भी मैं ही झेलूंगी और तेरा गुस्सा भी। बस तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। मम्मी जी, आज के बाद मैं आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगी। अब आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। बस पगली। गौरी हंस देती है और दोनों गले लगती हैं।